जो प्लानिटरी पीरियड पोजीशंस हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं, कोई इसका आउटकम मुझे नज़र आता हुआ नहीं आ रहा। डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ने की वजह क्या है? वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है आपने। देखें जनाब, कोई फ्री भी देखने को तैयार नहीं है। ये इदारा बंद कर देने, बेकार इदारा है। ये एक बैकडोर से खाने वाली सारी चीज़ है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। सभी देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। यूं तो आज साल का दूसरा दिन है नए साल का, लेकिन हमारे शो का आज पहला दिन है, तो इसलिए हम दोनों की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से तमाम देखने वालों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। और उम्मीद यही है कि जो आपका साल का आगाज होगा बहुत अच्छा हुआ होगा, और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं आई गेस वो बन गए होंगे और उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया होगा। वैसे आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? मैंने तो सिर्फ कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचा नहीं है। अच्छा, आपस की बात है कि जो मैं सोचने के लिए ठानती हूँ वो मैं बड़ी क्लीशे बात भी हो गई है, बड़ी क्लीशे बात भी होगी कि बहुत हर साल यही होता है, लेकिन साल एक होता है। लेकिन आपका क्या रेजोल्यूशन था, आपने कुछ रखा? हाँ बिल्कुल, मैंने ये सोचा था कि इस साल के आगाज से तमाम नेगेटिव लोगों को अपने फेसबुक से, अपने कॉन्टैक्ट से, हर जगह से मैं हटा दूंगा। और आते साथ ही सबसे पहले रात को मैंने ये काम किया, रात को मैं न्यूज़ कर रहा था, जाते साथ सबसे पहले उन तमाम लोगों को मैंने फेसबुक से भी ब्लॉक किया और अपने कॉन्टैक्ट से भी ब्लॉक किया कि अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना, इस साल मैंने उसका बहुत ख्याल रखना है। एग्जैक्टली, और ये बहुत अच्छा आपका रेजोल्यूशन लगा मुझे कामरान के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। वैसे नए साल का आगाज हो चुका है और यूं तो हम लोग नए साल का आगाज कुछ ना कुछ डिफरेंट नए प्रोजेक्ट से या बुरी आदतों को पीछे छोड़ने से करते हैं, लेकिन वैसे कामरान देखा जाए तो सब कोई एक न्यू ईयर का वेट नहीं करना चाहिए। आप लाइफ में कभी भी कर सकते हैं, अच्छी तब्दीली आना अच्छी बात होती है, लेकिन नए साल की इब्तिदा ऐसे करने से आपने देखा होगा कि अक्सर लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, लेकिन उसमें से चंद ही % लोग हैं, लाइक अराउंड 8% लोग हैं जो रेजोल्यूशन पूरा करते हैं। बाकी 92% लोग सिर्फ सोचते हैं पूरा करने का, लेकिन करते बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे पहले मैं भी अपने वो उसकी बेसिक वजह एक और चीज़ भी होती है कि आप ऐसे अनरियलिस्टिक अपने रेजोल्यूशंस रखते हैं जिसको आपको पता होता है कि आप खुद भी नहीं कर पाएंगे और आप यूजुअली उसको भूल भी जाते हैं। तो इस साल मैंने जब रेजोल्यूशन बना रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे आज ही अमल हो सके। या लेकिन साथ साथ हम ये दुआ भी करेंगे कामरान के अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, हमारे मुल्क के लिए साल नया आने वाला साल जो है वो अच्छा साबित हो। कि पास्ट जो गुजरा हुआ साल था उसमें हमने जो मईशत के हालात देखे, जो सियासत की सूरत हाल देखी है, जिस तरह की महंगाई देखी है, उसने आवाम की कमर तोड़ दी, तो कहना दूर की बात है उसने हड्डी पसली तोड़ दी है आवाम की। बहुत बुरा हाल है, गरीब बहुत ज़्यादा पिस रहा है। अभी सुनने में आ रहा है मज़ीद महंगाई होने वाली है। साल के आगाज़ में हमें सुनने में आ गया कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई हैं, कुछ मखसूस कार्ड के ऊपर सब्सिडी देनी गई है। तो ये बहुत अफसोस का मकाम है कामरान। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की मईशत के लिए आने वाला साल अच्छा साबित हुआ, बेहतर साबित। जैसे कि एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा था, उस दिन आए हुए थे हमारे साथ कनान चौधरी, के ये साल अच्छा होगा। हाँ, तो होपफुली अच्छा ही होगा। और आज की कोड ऑफ द डे यही है कि आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को जो है भरपूर तरीके से हौसला अफजाई भी रखनी है, और अपने आप को उन लोगों के इर्द गिर्द रखना है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करें। और नेगेटिव पीपल जो हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, उनको अपनी लाइफ से किक ऑफ करना है। That's what I like कि नेगेटिविटी को दूर रखें। खैर, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। बल्दियाती इंतखाबात से पहले क्या दूर हो सकेंगे MQM के इख्तलाफात? कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीलियां, मुत्तहदा के फिर से मुत्तहद होने की अफवाहें, हकीकत क्या है? फारूक सत्तार से जानेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आवाम के लिए सब्सिडी खत्म, अब सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों को ही सस्ती अशिया मिलेंगी। महंगाई के मारे आवाम के लिए बहुत बुरी खबर है। 2060 तक दुनिया के बेशतर नौजवानों में डायबिटीज से मुब्तला होने का खदशा। नई रिसर्च ने खतरे की घंटी बजाती मुहलिक मर्ज से बचाव कैसे मुमकिन है, इस पर आज बात होगी। और साबरी ब्रदर्स के बाद कव्वाल ब्रदर्स की धूम है। जैन और जुहेब की आवाज के दूर दूर तक चर्चे हैं। कव्वाली को नई जहत की बुलंदियों पर ले जाने के मिशन पर गामजन दोनों भाई आज दुनिया बोल है के मेहमान होंगे।
और आपने कामरान नोट किया कि मजे की बात है कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ, नए साल के आगाज में एक नया ट्रेंड जो है वो टॉप ट्रेंड करने लग गया है कि द ईयर ऑफ इमरान खान। हाँ कि और 38,000 से ज़्यादा सारिफीन अब तक इस पे ट्वीट कर चुके हैं। लोगों का मानना है कि ये साल खान साहब का साल होने वाला है, यानी कि वो इंतखाबात जीतेंगे और वो आएंगे, उनकी हुकूमत होगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे जो ट्रेंड कर रहा है दैट इज वेटिंग फॉर 2024। नए साल के दूसरे ही दिन लोगों ने आने वाले नए साल यानी कि 2024 का इंतजार शुरू कर दिया है पहले ही दिन। और टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन इस हवाले से भी ट्वीट्स कर चुके हैं। सही। और साथ साथ अरशद शरीफ शहीद भी जो हैं वो टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। 10,000 से ज़ायद सारिफीन अब तक इस पे ट्वीट कर चुके हैं, जो उनको याद भी कर रहे हैं इस नए साल के मौके पर, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये अपील भी कर रहे हैं हमारी हुकूमत से, इदारों से कि बराए मेहरबानी अरशद शरीफ शहीद के कातिलों को पकड़ा जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल। और ये बल्कि बोल न्यूज़ अपने जो सीनियर एंकर हैं उनको हमेशा याद रखेगा, उनके लिए हर फोरम पर आवाज उठाता रहेगा जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। आगे बढ़ते हैं और कुछ सियासत की बात कर लेते हैं। कामरान, कराची की सियासत में अचानक हमें ड्रामाई तब्दीलियां दिखने में नजर आ रही हैं। एक तरफ सुनने में ये भी आ रहा है कि MQM दोबारा से मुत्तहिद हो रही है, दूसरी तरफ हमारे बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। एक तरफ सिंध के गवर्नर MQM की धड़ों को प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कामरान टसोई साहब के वो जोड़ दें, और दूसरी तरफ MQM के रहनुमा किसी अनजाने खदशे का शिकार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और MQM क़यादत ने सिंध में हल्का बंदियों पर भी राज उठाए हैं और वज़ीर आज़म से मसला हल करवाने का इस हवाले से मुतालबा भी किया और यह भी कहा है कि अगर मसला ना हल हुआ तो PDM इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा, इत्तेहाद की जो बातें हो रही हैं, मुलाकातें भी जारी हैं, इत्तेहाद ये कहां तक पहुंचा है? क्या MQM मुत्तहिद होने जा रही है एक बार फिर? कामरान, मैं तो गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से मुसलसल और मुतवातिर इस बात पर लगा हुआ था कि MQM के तमाम धड़ों को यकजा होना चाहिए, एक ही MQM में सबको जम होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने वोट बैंक को भी यकजा कर सकें और अपनी सीटें भी वापस ले सकें, लेकिन चूँकि MQM को कोई गलियों मोहल्लों में कोई ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क उस तरह से रिप्लेस नहीं कर सकी जिस तरह का MQM का एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का और एक ख़ास जो एक कराची में गलियों मोहल्लों में सियासत होती थी, तो वो उसकी वजह से। और फिर जो पीपल्स पार्टी का 15 साल का जो ये दौर हुकूमत रहा है, जो 14-15 सालों का, और उसमें जो कराची और सिंध के शहरों को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज किया गया, ये और बात है कि दही इलाकों पर भी कोई तवज्जो नहीं दी गई है और कोई बड़ा मंसूबा मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो। K4 हो, 65 करोड़ गैलन पानी जो है वो रोज़ाना इजाफी पानी की का मंसूबा, फिर सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा, निकासी आप गटर उबलते हुए और जो कचरा उठाने का एक निज़ाम उसको रीवैम्प करना, जदीद बनाना, कुछ भी नहीं हो सका ना। और बिजली और पानी के बहरान के बाद अब गैस का बहरान, ये वो सूरत हाल बहुत ज़्यादा फील की जा रही। तो मायूसी, यतीमी, लावारसी, महरूमी, बेबसी और जो कैफियत है बेगानगी की, अदम तहफ़्फ़ुज़ की, उससे अगर लोगों को अभी बाहर नहीं निकाला गया, उन्हें कोई उम्मीद ना दी गई, तो मैं समझता हूँ कि फिर कराची का कमज़ोर होना और बिल्कुल गैर मुस्तहकम होना पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करेगा। और कोई भी 5th कॉलमिस्ट, मुल्क दुश्मन, इंतहा पसंद, दहशतगर्द इसका फ़ायदा उठा के यहाँ के नौजवानों को जराइम की तरफ भी धकेलेगा, जो कि देख रहे हैं आप जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। बेरहमी से आप पैसे दे दें, वॉलेट, अपना पर्स, सब कुछ दे दें, मोबाइल दे दें, उसके बावजूद भी 50 से ज़्यादा नौजवान जो है 1.5 महीने में जो है वो शहीद हो चुके हैं, कत्ल किए जाए। तो ये सारी सूरत हाल से लोगों को मायूसी से उम्मीद की तरफ लाना, तो मैं तो 2-2.5 साल से इस सारे मैंने देख लिया था कि क्या मंजरनामा आने वाला है। ये खला है, इसको अगर नहीं पूरा किया गया तो मैं समझता हूँ कि एक नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। तो अब कामरान टसूरी साहब भी माशाल्लाह जो गवर्नर बने हैं वो उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया है। अच्छा फारूक साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो PDM इत्तेहाद है उसके साथ आपका इत्तेहाद कहां तक मौजूद है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपकी जानिब से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद की जा रही है, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो इसी तरह की बातें कर रही है कि जो मुल्क में अब कराची में जो अमन है वो अब बहाल है, इसका अमन
को दोबारा से हम खराब होने नहीं देंगे और दोबारा से अब जो कराची जिस तरह बंद होता था अब वो नहीं होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो जिस तरह सौतेली माँ से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया है कराची के साथ, बिलखुसूस सिंध के शहरों पर, सिंध के तमाम आवाम के साथ अमूमी तौर पर, तो उसके बाद तो पीपल्स पार्टी ने जो बीज बोया है आइंदा एक लंबी मुद्दत के लिए अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए पीपल्स पार्टी ख़ुद उससे अनजान नहीं रह सकती। जो करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए गए हैं और पहले ही बेरोज़गारी, महंगाई और जो मईशत की तबाहली और बर्बादी है, उसने जिस तरह लोगों की कमर तोड़ के उनको दीवार में, मैं समझता हूँ कि दीवार से लगाया नहीं, दीवार में चुनवा दिया। तो उसके बाद अगर कोई कसर रह गई थी तो पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी रही है कि तो उसने तो देखिए, मैं समझता हूं कि जो भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है और जितना उसने तबाह किया है सिंध को, कराची को, वो देखने में आ रहा है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है, ये भी अफवाहें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कमजोर करने के लिए जो है वो MQM को मुत्तहिद किया जा रहा है और सिर्फ ये मुत्तहिद यानी जो इत्तेहाद है आप लोगों का, ये सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात तक ही होगा। अवाम को उम्मीद दिलाई जाएगी लेकिन इतना ज्यादा कोई हमें फर्क नजर नहीं आएगा पाकिस्तान में, ऐसा है? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात अगर वाकई में 15 जनवरी को हो जाते हैं तो फिर तो उसमें तो कोई इतने दिन नहीं रहे। अगर मैं भी वापस चला जाऊंगा उससे पहले और PSP के रहनुमा भी अगर उसमें आ जाएंगे तो क्या समझते हैं कि इतनी जल्दी जो MQM का वोट बैंक बुरी तरह से उसका शिराजा बिखरा है और जिस तरह लोग मायूस हुए हैं, उसमें MQM की जो माजी करीब में भी और गुज़िश्ता 2-2.5 सालों में जो उसकी अपनी पॉलिसी में सुकम रहा, फ्लॉ रहा और जो गलत फैसले भी हुए, उसमें PTI को जिस तरह छोड़ा गया और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा ना लिया जाता बल्कि न्यूट्रल एक जगह बैठ जाते और पीपल्स पार्टी के साथ कम से कम कोई माहदा इलाक ना होता, कंबाइंड अपोजिशन के साथ होता, कोई गारंटर नहीं होता, कोई माहदे का एग्जीक्यूटर नहीं होता, बल्कि सबको एक ही उससे बांधा जाता, तो वो ज़्यादा शायद एक अच्छी शक्ल होती। लेकिन मेरे ख्याल में और जो कुछ इश्यूज़ थे बुनियादी, जैसे आर्टिकल 140 से बल्दियाती इख्तियारत और वसाइल, उस पर अब तक जो है वो 140 की पिटीशन मेरी थी, उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया। लेकिन जो बल्दियाती कानून 2013 का पीपल्स पार्टी ने उसमें कोई तरमीम नहीं की और 9-10 माह और वैसे ही हो गए। तो PTI को छोड़ने का और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का या PDM का फ़ायदा क्या? वो जामिन भी वो कहाँ पर हैं? वो अपनी मईशत और मुल्क को चला लें तो वही बहुत है। तो मैं समझता हूं, तो सर अभी आप PDM के साथ कहाँ पर खड़े हैं? अभी इत्तेहाद उससे बरकरार रखने का आपका फैसला है या फिर आगे इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने अनाउंस तो कर दी है ये चीज़ कि अगर होना पड़ा तो हम अलग भी हो जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का ब्रीफ या MQM पाकिस्तान का अभी ब्रीफ में होल्ड नहीं करता हूँ। वो तो लेकिन आपकी मीटिंग्स हो रही हैं उनके साथ, तो मैं वो कुछ मराहिल असल में ये सवाल करने का मकसद यही था कि क्योंकि आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, उन मीटिंग्स का आप हिस्सा भी हैं, तो आगे के लिए आप लोग क्या जो प्लान्स रखते हैं, इसलिए पूछ रहा था आपसे। देखिए मेरा मशवरा तो यही है कि जो वफाक में हुकूमत है, चाहे वो PDM की है, उसको जाहिर है कि सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन वजारतों से इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाना चाहिए और PDM को भी बता देना चाहिए कि अगर हल्का बंदियों में तब्दीली, ये बुनियादी मसला, जायज़ मसला। ये और बात है कि मेरी इसी MQM ने अप्रैल के महीने में कोर्ट में केस किया, जबकि नवंबर 2021 में जो है वो ये मसला जो है वो आ गया था और हमने 3-4 महीने शायद खामोशी से कबूल कर लिया था। तो वो भी एक गलती, और हाई कोर्ट ने पूछा था हमसे, सुप्रीम कोर्ट का झुकाव थोड़ा सा हमारी तरफ नज़र आ रहा था। हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं MQM से अपने आप को अलग नहीं समझता, तो मैं समझता हूँ कि हल्का बंदियों का मसला जायज़ है और इस पर PDM के साथ जो हमारा इत्तेहाद है उस पर हमें नजरसानी करनी चाहिए। मैं इस बात पर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के साथ हूँ मैं इस मामले। तो सत्तार साहब, क्या आप खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ नजर आएंगे हमें? क्या एक बार फिर हम आपको MQM में देखेंगे? और खालिद मकबूल सिद्दीकी के अंडर आप काम करने के लिए तैयार हैं? अब देखिए, मैंने तो 2-2.5 सालों से ये मसला रखा ही नहीं, क्योंकि सरबराही का मसला, किसी ओहदे का मसला,
मैं तो एक आम कारकुन के तौर पे भी जाके काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कई बार ये कही है, मुझसे किसी को इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव, एक रोड मैप और एक विजन होना चाहिए। और उसमें ये कि हम सब 40 ओवर खेल चुके, 10 ओवर रह गए, गलतियों से। सर वैसे आप ये बात को घुमा रहे हैं, बाल को गोल कर रहे हैं। सवाल मेरा बड़ा सिंपल सा है कि क्या आप खालिद मकबूल सिद्दीकी के अंडर काम करने के लिए तैयार हैं, करने जा रहे हैं? कहां तक बात पहुंची है? देखिए तैयार भी हूँ, करने जा भी रहा हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम कि अब एमक्यूएम और जो पीएसपी के दरमियान मामला थे वो किस हद तक तय हुए हैं। और कामरान टिसूरी भाई के साथ मेरी एक दरख्वास्त रही कि हम चारों को भी, तीनों फरीक को भी एक साथ एक बार बैठना चाहिए, ताकि बाद में कोई ऐसी चीज़ें ना जो इरिटेशन का बाइस बने, जो किसी बिलावजह के इख्तलाफ का बाइस बने। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को आपस में भी बैठ के तय कर लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तकरीबन सब एक पेज पर है और इस बात को महसूस करते हैं कि ये हर हाल में होना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं। और इंशाल्लाह जब ये हो जाए तो इसकी फेलियर का भी ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कोई और ट्रेन नहीं आएगी और अर्बन सिंध को कैटर करने का मकसद है। पाकिस्तान का नेशनल सिटी, हब ऑफ इकोनॉमी कराची चलता है पाकिस्तान। सत्तार साहब, हम क्या आफाक अहमद साहब को भी साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं? आना चाहिए, लेकिन अब तक उनको एंगेज नहीं किया। ओके। मैं तो चाहता हूं कि वो आए, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक गवर्नर सिंध ने उनसे राब्ता नहीं किया। तो आगे इतलात है कि उनको राब्ता किया जाएगा उनसे? तो मैं चाहूंगा कि उनका भी कोई रोल, उनका भी। देखिए मैंने तो उनसे राब्ता किया हुआ है। मैं इलेक्शन में उनके पास गया था, मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास गया था, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी से 3 मेरी मुलाकातें हुई थी। तो मेरी तरफ से तो मैंने जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ा वो बहाना था इन सब से राब्ता करने का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे कम्युनिकेशन के दरवाजे खोले और इनके साथ राब्ता रखा है। और बीच में हमारे कुछ दोस्त भी है जो राब्ता कर रहे हैं, हम राब्ते में हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकायदा फॉर्मली भी उनसे राब्ता होना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, सियासतदान हैं। और बातों से यही लग रहा था कि एमक्यूएम जो है वो मुत्तहिद होने जा रही है। और दुआ ख्वाहिश यही है कि जो भी हो, मुत्तहिद अगर होती भी है तो कराची के लिए अच्छा हो, सिंध के लिए अच्छा हो, मुल्क की सियासत के लिए अच्छा हो, आम आदमी के लिए अच्छा हो। दैट व्हाट मैटर्स। दैट्स ट्रू। आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं हम नए साल की, और हम देख रहे हैं कि नए साल में एमक्यूएम भी मुत्तहिद होने वाली है, होती है कि नहीं होती, ये भी बात है। इस पर अभी प्रेडिक्शन ले लेते हैं कामरान। वैसे भी हमारा सेगमेंट होने वाला है बोल्ड प्रेडिक्शन। हमें ज्वाइन कर रही हैं आज एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी प्रेडिक्शंस करती हैं, सही भी साबित होती हैं। तो सारा काजवी आज हमारे साथ मौजूद है। एमक्यूएम मुत्तहिद होगी, नहीं होगी, कराची के लिए अच्छा होगा, नहीं होगा, एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं सारा से। अस्सलाम वालेकुम सारा एंड वेलकम टू आवर शो। हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम आवर टीम। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप बताइए क्या लग रहा है आपको कि एमक्यूएम मुत्तहिद हो जाएगी और क्या कराची के लिए, सिंध के लिए वाकई कुछ अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है? अच्छा, व्हेन यू वर गाइस टॉकिंग तो मुझे हंसी इस बात पर आ रही थी क्योंकि मुझे लास्ट टाइम याद है कि 2016 में नवंबर को, आई स्पेसिफिकली रिमेंबर द डेट, 8 नवंबर 2016 को भी फारूक साहब और ना मुस्तफ़ा कमाल ने ट्राई टू मर्ज द पार्टी एंड एवरीथिंग, जो भी था उनका। उस वक्त भी मैंने कहा था कि नहीं होंगे कामयाब, वो नहीं हुए थे। और इस बार भी इस जो प्लानिटरी पीरियड पोजीशंस हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं। मर्करी रेट्रोग्रेड है, मार्स रेट्रोग्रेड है, मार्स कराची का स्पेशली उसको बिलोंग करता है, उसको ना डोनेट है उसके उस पर। तो द थिंग इज़ दैट कि मुझे ज़्यादा देर चलती हुई नजर नहीं, जैसे आप लोग बोले थे वो टू सर्टेन एक्सटेंट एक जैसे इनका मोटिव होता है वो अचीव कर लेंगे तो देन वो दोबारा से अलग हो जाएंगे, या तो वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर वो सब लोग भी हो जाएंगे। कराची के लिए वैसे आगे कैसा है ये साल ओवरऑल सिंध के लिए? और खास तौर पे कराची की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लास्ट टाइम भी यहां से सीट्स जीती थी। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे कोई बेहतरी का यहाँ पे चांस लग रहा है? आपकी वोट बैंक स्ट्रॉन्ग नजर है, दिखने में तो आ रहा है कि लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनका वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अगर इमरान खान की बात करें तो उनकी जो पर्सनल चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम से गुजर रहा है। और हमने देखा है वो अभी भी 9 दिसंबर तक तो बिल्कुल ही बुरा था। बट अगेन अभी एक ऐसा पोजीशन आई है जो एक सैटर्न की, अगर इफ यू आर फेमिलियर विद द टर्म्स, तो एक सैटर्न का 17 जनवरी को आ रहा है। अगेन वो उनके लिए ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स के लिए एक प्रॉब्लमेटिक टाइम इस तरह होगा कि बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिसाइज जैसे भी हो रहे हैं हर बात पे, ही विल फील रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड एंड एवरीथिंग। तो उनके लिए मुझे पॉजिटिविटी अभी है कि जितना ये काफ़ी मेरे सर्कल के जो लोग थे, जो मेरे जो फील्ड के लोग थे, वो कह रहे थे इस साल 2020 में जैसे हो जाएगा इलेक्शन, ही विल बी बैक एंड एवरीथिंग। आई स्टिल डोंट सी हिम कमिंग इन बैक। और 2023 में अगर इलेक्शंस होते हैं जो कि बिल्कुल नेगेटिव एक टेंजेंट पे चले जाएंगे अगर इस साल हुए, मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है एंड ऑफ 2023 विल बी मोर सूटेबल, क्योंकि एक तो ये फर्स्ट क्वार्टर विल बी वेरी चैलेंजिंग। अभी ये जो हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रिसेशन भी। लेकिन माहिन का तो कहना है कि सदारती निज़ाम आने के चांसेस हैं।
देखिए वो सूटेबल करता है वैसे पाकिस्तान को, Election- पॉलिटिक्स सूट नहीं करती है। जमहूरियत वन मैन जो एक होता है ना, अब वो मैं इसको कुछ हार्श वर्ड्स बोलूं तो डिक्टेटरशिप, या वन मैन जो एक बिल्कुल प्रेसिडेंशियल सॉफ्ट विंग प्रेसिडेंशियल अगर कोई चीज हो, ये हमेशा करती है। पॉलिटिकल जो सिनेरियो हमेशा कैओटिक रहेगा पाकिस्तान के लिए। आपको लग रहा है खान साहब के आने के चांसेस नहीं है? अभी इस साल होंगे तो काफी प्रॉब्लमेटिक है। 2024 के शुरू में से जनवरी या लेट 2023 में टिल दिसंबर तो थिंग्स विल बी मच बेटर। और सदारती निजाम में भी उनका कोई पार्ट होगा, लाइक एज इन के सदर वो खुद आ सकते हैं, या फिर आप देखती हैं कि पॉलिटिशियंस के इसी तरह रहे तो ज्यादा बेहतर है वो पार्टी को वो करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वो जितना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं अपने आप को, अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास डेटा है उनका बर्थ डेटा, वो उससे मुझे वो काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जाते हुए पर्सनल एंड प्रोफेशनल एज वेल, तो काफी प्रॉब्लमेटिक। पाकिस्तान की अगर देखें ओवरऑल पाकिस्तान पे जो हमने देखा है कि माशी तौर पे बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, वो क्या सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल में? अनफॉर्चुनेटली आई वोंट से कि एकदम से 360 चेंज आएगा, बट अगेन फर्स्ट क्वार्टर एंटिल मैं 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूं तो फर्स्ट क्वार्टर विल बी, मैंने 6 महीने पहले भी बयाना किया था, एक वीडियो बनाया था अपने पेज पर। तो थिंग वाज दैट कि वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम पीरियड है लोगों को। मैं कब से 2020 से बोल रही हूँ कि सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन द राइट थिंग्स, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस, जैसे हम लोग आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ऐसे जा रहे हैं जो वैल्यूबल नहीं होती है हमारे लिए। हमें फूड पे है ना सेविंग करनी चाहिए, हमें इकनॉमी को बिल्कुल ये अभी इस साल ना मैं कहूँगी पॉलिटिक्स पे नहीं बट इकोनॉमी पे ज्यादा दे दो, स्ट्रैटेजी वाइज कुछ अच्छे तरीके से करें तो देन थिंक वरना ये नेक्स्ट 2 इयर्स। और ये टेक्नोक्रेट्स आने की बात हो रही है, आपको लग रहा है कि आना चाहिए या आ जाएगा? नहीं, नॉट सो नहीं, अभी जो वाला पीरियड है ऐसे तो कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड जो सेकंड वाले में, क्योंकि इक्लिप्स आएंगे मई में और है ना अप्रैल में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी होगा जो अभी भी करंटली हो रहा है। तभी मैंने बोला कि MQM और ये सब इन लोगों का भी मर्जर बहुत रिस्की और मतलब कुछ इसका आउटकम मुझे नजर आता हुआ नहीं आ रहा था पॉजिटिव। सही सायरा, अब हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद और साथ से कंटिन्यू करेंगे और फिर सितारों के हालात भी तो जानने हैं कि एरीज और कैप्रिकॉर्न के सारे इस नए आने वाले साल में कैसे रहेंगे। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जब कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट साथ हो और हम कुछ पूछे ना कि क्या होने वाला है आगे 2023 में क्या नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो आप भी हमें लाइव कॉल करके अपने बारे में पूछ सकते हैं कि क्या कैसा रहेगा आपका आने वाला 2023। और फिलहाल बिल्कुल ऐसे स्टार्स देख लेते हैं कि स्टार्स जो हैं वो बहुत से हमारे जो नाजरीन हैं वो इंतजार करते हैं, और इफ यू स्टार्ट विद कैप्रिकॉर्न तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट बिकॉज़ आई एम कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले काम को होते हैं कैप्रिकॉर्न के बारे में बता दें। अच्छा, द थिंग इज दैट कैप्रिकॉर्न का अभी जो साल शुरू हुआ है वो थोड़ा सा उनको संभल के चलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली एंड एवरीथिंग। ज़रा थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना चाहिए चीज़ों को। अगर कोई भी चीज़ जैसे अगर ना पसंद हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, तो जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड रीइवैल्यूएट द बिगर पिक्चर यू आर गोइंग थ्रू। एक तो ये है, और सेविंग्स पे काम करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे और पैसे एकदम से निकल इन्वेस्ट ना करें किसी चीज़ पे, इन्वेस्ट कर लें मगर नॉट अ बिग रिस्क, बिकॉज एक मैं रीजन बताती हूँ। 7.5 अगर इफ यू आर फेमिलियर विद दैट टर्म, 7.5 7 इन 7.5 हाँ 7.5 साल का पीरियड होता है ये, और ये इसके आप मिड में हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट से हैं और मून साइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, तो मून साइन से 7.5 देखते हैं। अगर आप मून साइन से कैप्रिकॉर्न है, असेंडेंस क्या मतलब? असेंडेंट इज हाउ पीपल सी यू, हाउ वर्ल्ड लुक एट यू, योर एज अ पर्सन एंड एवरीथिंग। मून साइन इज योर इमोशंस, योर माइंड, इट इवन रिप्रेजेंट्स योर मदर एंड एवरीथिंग, इमोशंस, हाउ यू रिएक्ट टू सिचुएशंस। तो अगर आप उससे कैप्रिकॉर्न है तो 7.5 गुजर रही होती है। अगर वही आप, अगर मैं जैसे पूछूं आपके, अगर 2-2.5 साल से अगर आप प्रॉब्लमेटिक टाइम से गुजर रहे हैं, अगर गुजर रहे हैं तो आप 7.5 से मून साइन से अगर आप कैप्रिकॉर्न होंगे, वरना अगर एवरीथिंग इज स्मूथ देन यू आर नॉट अ कैप्रिकॉर्न बाय मून साइन। तो दैट इज हाउ वी इवैल्यूएट द चार्ट। एक साल से वैसे मुझे लगता है कि लाइक यू नो हाफ अ ईयर और 1 साल कह लें तो मुझे उससे लगता है कि मैं टफ टाइम से गुजर रहा, तो बस वो अपना मून साइन से कैप्रिकॉर्न। हाँ, अच्छा, क्योंकि these 3 zodiacs कैप्रिकॉर्न एंड देन एक्वेरियस एंड पाइसेस इज नियर टू 7.5, तो वो ये सारे चीज अफेक्ट कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट्स पे मत जाएं, थोड़ा सा टाइम है, इट्स जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, टाइम आता है, you have to overcome with it, you need to like self encourage yourself, थोड़ा पेप टॉक करे कि things will be okay। बस ये कि थोड़ा सा टाइम आता है, it will shape your personality as a person। आप देखेंगे कि आपके कमी पेशी क्या है and you can reevaluate things। ये टाइम उसका होता है। हाँ, एक होता है कि Saturn represents our teeth, our bones and everything। बैक एक लॉन्ग आवर्स काम करे तो बैक एक लोअर बैक एक हो जाएगा, इसका चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें। यंग एज में होता है तो एजुकेशन से रिलेटेड करना पड़ता है, जो लेटर एज में होते हैं तो उनको सेहत का, सेविंग्स का एंड एवरीथिंग। तो यानी अभी क्या करना
चाहिए, इनको सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए एंड जस्ट चेंज सम लाइफस्टाइल को इनकॉर्पोरेट करें, स्टे मोर एक्टिव एंड एवरीथिंग, टेक केयर, थोड़ा सा रिस्की एडवेंचर्स ना करें कि आपको चोट लगेगा कुछ है, उसको ख्याल रखें। सीढ़ियां देहान चढ़े उतरे, ड्राइव सेफ। हाँ आगे बढ़े कैप्रिकॉर्न की बात। अच्छा कैप्रिकॉर्न के बाद एरीज से शुरू करते हैं। अच्छा एरीज इज लाइक अभी उनका रिलेशनशिप वाइज थोड़ा टफ साल है अंटिल 30th नवंबर, उसके बाद इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल गेट बेटर। अप्रैल ऑनवर्ड्स भी उनका काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस ईयर हाईली पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल। उनका काफ़ी साल से 2.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे, तो अब जाके वो एक चीज़ है उनको जो मिलेगी, जितनी मेहनत करते मेहनत का फल उनको मिलेगा, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग अबाउट देम। तो 2023 विल बी अ गुड ईयर फॉर देम। टॉरस का अगेन उनका ज़रा थोड़ा सा एक मैं कह रही तो एक ट्रिकी टाइम पीरियड चल रहा है, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट सेविंग मनी। कोई इन्वेस्ट रिस्की ना करें, स्पेशली जो ना रियल स्टेट में होता है उसमें ज़रा थोड़ा सा उनको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अदर देन दैट अपनी फैमिली में से बिना जैसे होता है ना डिसएग्रीमेंट्स हो कुछ हो ना पड़े उसके अंदर, जस्ट मूव ऑन, जस्ट लेट इट गो। हर चीज़ को डिबेट में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो जेमिनाई है, जेमिनाई के लिए वेरी गुड ईयर प्रोफेशनली, क्योंकि वो 1-2 साल से जो मेरे पर्सनल भी क्लाइंट्स है जो मैं जानती हूँ जिनको, उन्होंने देखा काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, तो अभी काफ़ी पॉजिटिव टाइम पीरियड उनका है। तो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट देम कि प्रोफेशनली दे विल ग्रो, दे विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। जॉब स्विच करना है तो आफ्टर 17th जनवरी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। एंड देन अनदर जेमिनी वाले अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं या दे वांट टू अप्लाई फॉर अ जॉब और वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ट्रैवलिंग वाइज भी बहुत अच्छा है उनका, तो वो भी कर सकते हैं। हम आते हैं अब कैंसर पे। कैंसर इज लाइक उनका जरा थोड़ा सा 2.5 साल का थोड़ा टफ पीरियड अभी स्टार्ट होगा 17 जनवरी से, बट दे डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इज जस्ट दैट कि वो इमोशनल, क्योंकि वाटर साइन है तो दे नीड टू स्टे काम एंड जरा थोड़ा सा रिलैक्स होकर चले। ये टाइम पीरियड को ऐसे लें कि दिस टाइम विल शेप यू अप एज अ पर्सन। ये हमेशा रखे, कोई भी टफ टाइम होगा उसको पॉजिटिविटी से देखेंगे तो इट विल ऑलवेज हेल्प। एग्जैक्टली। तो ये कैंसरियन पे थोड़ा सा है भी कि उनका थोड़ा टफ टाइम रहता है, ये कोई भी चीज उनको आसानी से नहीं मिलती। वाटर साइन है, वाटर साइन यू सी हमेशा हम देखते हैं ना, जब भी आप देखते हो कि चांद की जब ज्यादा तारीख 14th होती है तो इमोशंस अप एंड डाउन होते हैं, हमें कनेक्टेड है। एवरी 54 आवर्स के बाद मून की पोजीशन चेंज होती है। मून हमारे इमोशंस होते हैं, हाउ वी रिएक्ट टू सिचुएशन, एवरीथिंग। आप देखते होंगे आज आप खुश हैं, दूसरे दिन आप इरिटेटेड हो गए एंड एवरीथिंग। तो दीज आर द पोजीशन चेंजिंग इन द चार्ट, इन योर पर्सनल चार्ट एज वेल। तो ये सारी चीजें रखती हैं। तो कैंसर ऑफ कोर्स वाटर साइन है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक, परेशान नहीं हो, थोड़ा परेशान ना आ रहा है, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए यार है, क्या पता आपको उससे कोई बेहतर चीज मिल जाए। जी एग्जैक्टली। आगे बढ़े। देन लियो अगेन इट्स अ वेरी गुड ईयर। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज का ये काफी इंटरेस्टिंग साल रहेगा। लियो के लिए भी एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा है, इफ दे वांट टू अप्लाई अब्रॉड फॉर स्टडीज एवरीथिंग, यहाँ पे भी फोकस अच्छा रहेगा उनको। उनका एक जैसे होता है स्टेमिना भी, और इनका सारा एवरीथिंग वेरी वेरिड होगा, तो उनको एक नया बिगनिंग कर सकते हैं कोई भी चीज़ का, बी इट एजुकेशन और बी इट अ मैरिज एज वेल। मैरिज के भी एक्सपेक्ट्स नजर आ रहे हैं इनके चार्ट में, तो दैट्स अ गुड थिंग। फिर वर्गो आ जाता है। वर्गो अगेन उनका ड्यूल साइन होता है, जेमिनी एंड वर्गो, तो ये दोनों साइन काफ़ी अच्छे रहेंगे। बट अगेन इनका इशू ज़रा ये होता है कि ये हाईली ना सेल्फ क्रिटिसाइज बहुत करते हैं अपने आप को। तो जो चीज़ें आप कर रहे हैं, और इनके पास दूसरा पावर ये होता है कि दे कैन फोकस रियली वेल, तो उनको ज़रा थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा अपना फोकस, एंड उनका फोकस कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, कोई पॉजिटिव चीज़ के लिए, ताकि सो दैट उनको एक ना एक बेटर अचीव, एक जैसे लाइफ में कुछ मुझे लग रहा है इस साल के दे विल माइट अचीव समथिंग विच दे आर प्लानिंग, तो कुछ अकम्प्लिश करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें पॉजिटिव मुझे उनका नजर आ रहा है। लिब्रा, नाउ कमिंग टू लिब्रा। लिब्रा का जैसे साइन है, हमेशा आप देखते हैं कि दे ट्राई टू फाइंड बैलेंस इन देयर लाइफ, तो वो उनका ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि एक 2 प्लैनेटरी पीरियड होते हैं, दैट इज़ उनके 2 प्लैनेट, अच्छा 2 उनका प्लैनेटरी पीरियड होते हैं, दैट इज़ क्या कहते हैं राहु एंड केतु। अगर फॉर इसको बात करें इसको एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में, दैट इज़ अ वेरी ट्रिकी टाइम पीरियड फॉर देम। तो कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा रिस्क मत लें कि इफ दे आर प्लानिंग टू एंड अ रिलेशनशिप और एनीथिंग लाइक दैट, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड देम टू वेट टिल नवंबर बाय द एंड ऑफ दिस, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर सकती हैं, स्पेशली टिल 17 जनवरी। और जब भी इक्लिप्सेस आएंगे, इक्लिप्सेस अनफॉर्चुनेटली एरीज और लिब्रा में अगले नेक्स्ट 2 ईयर्स तक आते रहेंगे। ओहो, और तो उनके स्थानों पे बुरे असर होते हैं। एग्जैक्टली, वो जरा थोड़ा सा ना उनको क्या करेंगे, जब इक्लिप्सेस आएंगे दे विल गेट वेरी इमोशनल, दे इमोशनली एग्जॉस्टेड भी फील करेंगे, तो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट। सही। और लिब्रा की बात, अब स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का देखो, इनका काफी ट्रिकी टाइम है, वेरी पैशनेट पर्सन, बट अगेन द थिंग इज दैट कि ये लोग स्टक हुए हैं अभी, तो ये एक टाइम पीरियड ऐसा है कि उनको इट्स अ मिक्स बैक फॉर देम। इनको अगर जब तक वो खुद पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करेंगे और अपने आप को ओवर क्रिटिसाइज
ना करें। अननोन फियर्स का बहुत इशू होता है उनको, वो समझते हैं कि है ना कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी और समथिंग लाइक दैट, स्पेशली रिलेटेड टू देयर सेल्फ, कि कोई भी अगर फियर है, जस्ट ट्राई टू ओवरकम दिस फियर। दैट्स द बेस्ट थिंग दे कैन डू, बिकॉज दैट थिंग विल ट्रांसफॉर्म देम एज अ पर्सन। उसके बाद सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस जो लोग हैं उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा, जैसे मैंने बोला कि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस आर द मोस्ट लकी वंस दिस ईयर, जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। देन द थिंग इज दैट कि उसका जो सेजिटेरियस है उन लोगों को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है, जो वाइल अप्लाइंग दे नीड टू बी केयरफुल ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई एंड अक्टूबर एंड नवंबर। इसमें दौरान में उनको कोई भी अपनी हायर एजुकेशन से, स्पेशली अगर कोई बच्चे से आजकल जैसे ओ लेवल्स ए लेवल्स का है उसमें थोड़ी तैयारी करके रखे, बिकॉज दे माइट लूज फोकस। यानी कि एजुकेशन के ऊपर खास ध्यान देना है। कैप्रिकॉर्न हो चुका है सेजिटेरियस के बाद, एरीज पे है ना एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस का जरा थोड़ा ट्रिकी इस टाइम है कि मैंने वही बोला कि 7.5 ईयर के पीरियड के लास्ट में है वो। दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अब जितनी मुश्किलें उन्होंने उठाई हैं वो चीज़ें कम तो हो जाएंगी, बट दे नीड टू टेक डिसीजन वेरी वाइजली। कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जल्दबाजी में कि मैं इतनी परेशान था, ये तो आ रहा है या आ रहा है, मेरे सामने कोई चीज़ आ रही है ना, जस्ट पिक इट अप। नो, यू नीड टू बी वेरी श्योर कि ये इनको फायदा देगी कि नहीं देगी, कदम रखें, क्योंकि वो लास्ट स्टेज में है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। देन पाइसेस का यही है कि पाइसेस का भी इट्स अ गुड पीरियड, बिकॉज 7.5 डजंट, इट्स अ न्यूट्रल प्लान एंड न्यूट्रल थिंग फॉर देम, so it won't like affect much, but again they need to be very careful, क्योंकि अभी तो उनका बहुत अच्छा है until April। सही, चलिए यानी कि पाइसेस के बारे में हमने जान लिया है कैसा रहेगा आने वाला साल आपके लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, जैसे हमने आपसे जिक्र किया था स्टार्ट में कि दुनिया भर में डायबिटीज के मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा होते जा रहा है। पहले हम वैसे सुनते थे वर्दा के जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उसमें ये बीमारी होती है, लेकिन अब तो जो जवान हैं उनमें भी बहुत बड़ी तादाद में डायबिटीज जो है वो आ रही है। और एक नई तहकीक में इस खदशे का भी इजहार किया गया है कि 2060 तक 20 साल से कम उम्र नौजवानों को बड़ी तादाद में ये मर्ज लाहक हो जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे हर्बलिस्ट हकीम शाह नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं? वेलकम, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हकीम साहब ये बताइए कि डायबिटीज इतना ज्यादा बढ़ने की वजह क्या है? क्योंकि ये तो कहते हैं कि जो आपके पैंक्रियाज होते हैं, जो हमारा लबलबा होता है बॉडी के अंदर, वो काम करना सही छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होती है। तो 20 साल से कम उम्र में डायबिटीज होना जो नई तहकीक बता रही है, क्या ये पॉसिबल है और क्यों? बिल्कुल है इसमें। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को पैदाइशी डायबिटीज़ होता है, बाज़ को विरासत से डायबिटीज़ होता है। ओके। तो जो 20 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो जाती है, उन्हें टाइप 1 पे रखा जाता है, इंसुलिन पे। ओके। और दूसरा ये है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो एक तो स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है, दूसरा ये है कि हमारी जो है वो जो कहते हैं ना कि सारे काम हम बैठ के ही कर रहे हैं, बेड पे ही बैठ के खा रहे हैं। लाइफ स्टाइल जो तब्दील हुआ है उसमें बेड पे ही खा रहे हैं, कहीं जाना आना नहीं है, वहीं पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, वहीं खा रहे हैं और वहीं सो जाते हैं। दूसरा, बाहर की चीज़ें हम मंगवा के खा रहे हैं। सही। हम घर की चीज़ें कम खा रहे हैं। आप कोशिश कीजिए आप घर की चीज़ें इस्तेमाल करें। और दूसरा, स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आएँ। जहन में कोई भी बात आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए, किसी और काम में लग जाए। तो हकीम साहब, क्या स्ट्रेस लेवल का ताल्लुक हमारे पैंक्रियाज से होता है? बिल्कुल होता है, इससे डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, हाई बीपी के चांसेस होते हैं, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, जिससे वो ये कि अपने आप से बातें करने शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन। एक और चीज जो है वो हेरिडिटरी की जो आपने बात की थी, क्या जो जिन बच्चों को होता है और ज्यादातर जो होते हैं वो क्या हेरिडिटरी की वजह से होता है? आपको अपने डीएनए के अंदर है और आपको डायबिटीज हो जाती है, या फिर अगर कोई हेरिडिटरी नहीं है तो तब आपको नहीं होगा? नहीं, देखें, अगर विरासत से नहीं है तो फिर ये स्ट्रेस लेवल की वजह से भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बाहर की खा रहे होते हैं, जो कि डायरेक्ट हमारे जिगर पे और साथ में लबलबे पे असर करती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आम इंसान जिसके विरासत में नहीं है डायबिटीज़, तो वो क्या चीज़ें करे, एज इन क्या चीज़ खाए? उन फॉर इंस्टेंस बहुत से लोग हैं जो कि घर से बाहर रह रहे हैं, घर का खाना वो नहीं खा सकते हैं, तो वो और क्या अपनी लाइफस्टाइल में बेहतरी कर सकते हैं कि अगर वो बाहर का खाना भी खा रहे हैं तो उनके अंदर डायबिटीज़ ना हो? कामरान साहब, इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा सब्जियों का करें। दूसरा ये है कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। तो मैं समझता हूँ कि आप तकलीफों से काफी आप कोई ना कोई एक्टिविटी रखी। हमने एक्सरसाइज, जिम, वॉक करना बिल्कुल छोड़ दिया है। स्ट्रेस लेना छोड़ दें। स्ट्रेस अगर आए भी तो अपना ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि जो विरासत से होते हैं उनको हर 6 महीने के बाद अपना डायबिटीज चेक कराना चाहिए। आप कुछ नुस्खा भी लेके आए हमारी डायबिटीज से बचने के लिए, जिनको डायबिटीज है? जी बिल्कुल, लेकर आए कर सकते हैं। देखें, आज जो मैं चीजें लेकर आज बनाने का था मुझे, ये कुछ मुझे पाउडर्स नजर आ रहे हैं, कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, हर्बल तरीके से आप बताते हैं। देखिए, ये है गुड़मार बूटी है। ये
ठीक अच्छा। है। अच्छा हालांकि इसके ऊपर कुछ और लिख दिया था। अच्छा, गुड़ मार बूटी ये गुड़मार आपको मिल बूटी जाएगी पंसारी की आराम से दुकान मिल से, जाती है। सही और ये है चंदन के पत्ते, सही, गुड़ मार बूटी और चंदन के पत्ते। चंदन के पत्ते, ये दोनों चीजें आप 100 ग्राम ले लें और जामुन की गुठली 100 ग्राम इस तरह के हैं, ये देखें, अगर दिखा सकते हैं स्क्रीन पे तो आप ये देखिए, गुड़मार बूटी और जामुन के पत्ते दोनों 100 ग्राम, चंदन के पत्ते, चंदन के पत्ते, सही। जी हाँ, और दूसरा जामुन की गुठली, ओके। ये तीनों चीजें 100 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ, चाय वाला चम्मच। जी हाँ। और अगर डॉक्टर की मेडिकेशन चल रही है तो प्लीज अपने डॉक्टर के मशवरे से उस पर रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, एक ये भी होता है कि जिनको डायबिटीज एक दफ़ा हो जाती है उनके जख्म हील अप नहीं होते हैं, अगर उनको कहीं बाईपास हुआ या कोई जख्म हो गया है या फिर उनकी आंखों की बिनाई भी जाना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए कुछ बताएं कि वो कैसे कंट्रोल किया की वजह जाए? से एक तो जख्म का मसला होता है, दूसरा आंखों का होता है, दूसरा दांत भी खराब हो जाते हैं, उनके दांत भी टूट रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके तकरीबन हर ऑर्गन्स को कमज़ोर करती है शुगर जो है। तो इसलिए मैंने इसलिए शुरू में बात कही कि अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है आपने, और साथ में जो टोटका बताया ये इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आपके ऑर्गन्स रगें सिकुड़ती हैं तो आपके हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। जब चप्पल निकल जाती है आपको पता नहीं चलता, फिर कोई भी चीज़ चुभ जाती है, उसमें लग जाती है, तो वहाँ पर जख्म बनता है, फिर वो जख्म ठीक होना मुश्किल होता है, जो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ऐसी कोई अलामात वैसे हैं कि जो आना शुरू हो जाती हैं पहले से ही, जिसको पहले मद्देनजर रखा जाए तो आप डायबिटीज से बच सकते हैं? देखें, आजकल किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी भी हर्बलिस्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले वो आपका शुगर टेस्ट करवाएगा, चाहे आपको शुगर है या नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो आपका रैंडम और फास्टिंग चेक करवाएगा, अगर उसमें शुगर आ रही हो तो फिर HbA1c भी करवाएगा आपका, जिसमें ये है कि 6.2 उसकी रेंज होती है। अगर इससे अबव जा रही हो तो आपको शुगर हो चुकी है, और अगर 6.2, 6.1, 6.3 हो तो ये बॉर्डर लाइन कहलाती है। ओके। तो इसलिए आप अपने फास्टिंग को चेक किया करें, फास्टिंग आपका 100 लेकिन वैसे कोई अलामात आना शुरू नहीं होती? अलामात ये होती है कि आजकल किसी भी चीज का नहीं, ये साइलेंट क्लियर कहलाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो इसमें ये है कि मुंह खुश्क होना शुरू होता है, जिस्म में कमजोरी होना शुरू होती है, एकदम वजन गिरना शुरू होता है, भूख बेतहाशा लगने लग जाती है। तो उस सूरत में भी आप अपना शुगर चेक करवा लीजिए। अगर वैसे भी जेनेटिक में आपके है तो आपको एवरी 6 मंथ्स करवाना चाहिए, 6 महीने के बाद टेस्ट करना चाहिए। और दूसरा, जिनको शुगर है वो भी हफ्ते में, 4 दिन में, 5 दिन में जरूर एक बार चेक करवाया करें। लोग भूल जाते हैं अपना चेक करना, एक ही दवा पे लगे रहते हैं। हाँ। तो उससे आपके बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि जिसका जख्म हो जाता है, किसी डायबिटिक के पेशेंट को जख्म सही नहीं हो, तो उसके लिए क्या कोई जड़ी बूटी आप ले सकते हैं? कुछ बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इससे जो मैंने अभी जो गुड़मार बूटी और चंदन के पत्ते और जामुन की गुठली का बताया, ये आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगी और आत्माओं की जलन को भी दूर करेगी। जब शुगर कंट्रोल में होगी तो हर चीज की एक असासियत पैदा होगी। एक बार जब हो जाए शुगर तो उसका कोई इलाज मुमकिन है या फिर आपको सारी उम्र ही? नहीं, इसकी सिर्फ इसको कंट्रोल है। अच्छा। बाज़ लोग कहते हैं ना कि शुगर हम खत्म कर देते हैं या फलाना चीज हो जाती है, ये सब बेबुनियाद बातें होती हैं। एक चीज मर चुकी है, उसको आप कैसे जिंदा करेंगे? सही। क्योंकि लबलबा आपका मर चुका होता है, तो उसको आप किस तरीके से जिंदा करेंगे? तो फिर दवाओं के जरिए अपनी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार को पूरा करेंगे। और डाइट का इंटेक हमें क्या लेना चाहिए? अगर थोड़ा डाइट प्लान अगर आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक फल रोजाना खाएं आप, और दूसरी चीज ये है कि जो कोई भी फल, कोई सा भी फल हो, एक फल आप रोजाना खाएं आप। ये नहीं है कि एक एक फल सारे खा लें आप, ऐसा नहीं है। आपने एक फल खाना है, दूसरे दिन दूसरा फल खाना है, इस तरीके से। और कोशिश कीजिए कितनी क्वांटिटी में खाना है एक फल, ये भी बता दें। 100 ग्राम। 100 ग्राम। जैसे बेर आपने ली, बेर तो छोटी छोटी, 2 बेर छोटे छोटे 4 खा लें आप। 4 खा लें, ठीक है। और वॉक कितना करें? आप ग्रेप फ्रूटर का इस्तेमाल करें, आप आड़ू खाएं, आड़ू शुगर फ्री होता है, वो आप 4-5 भी खा सकते हैं। फ्रुक्टोज क्योंकि होती है ना, फलों में फ्रुक्टोज होती है। लेकिन कुछ शुगर ऐसी होती है कि जो आपको जो फलों में पाई जाती है वो किसी को शुगर में नुकसान देती है, किसी को नहीं देती है। ओके। जैसे हम तरबूज का कहते हैं कि तरबूज आप खाया करें। तरबूज ये है कि आपके शुगर के लिए बेहतरीन इसलिए है कि वो रगों को भी खोलती है, लेकिन वो भी आप 100 ग्राम खाया करें। 100 ग्राम में ज्यादती हर चीज की बुरी है। अच्छा, हकीम साहब कहते हैं कि जिनको शुगर है वो जमीन से उगने वाली सब्जियां बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैंने देखा है बहुत से लोगों को जो आलू खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, शलजम का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देते हैं, गाजर खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही सफाई से छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर देखें, अगर आपकी दवाओं से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर आप अपने गंदम का जो आटा है वो आप छोड़ देंगे, आप जौ का आटा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, बाजरे का आटा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। बाकी ये है कि अगर शुगर और ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन रहता है, इसका डायरेक्ट असर आपके दिल पे और आपके गुर्दों पे पड़ता है, जिसमें आपके गुर्दों का जो है क्रेटिनाइन लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आप डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। फिर आपको ये ज़मीन में उगने वाली चीज़ें मना की जाती हैं, जैसे सारी दालें बंद कर दी जाती हैं, लोबिया बंद कर दिया जाता है, बड़े का गोश्त बंद किया जाता है, और मेथी, पालक, टमाटर,
ये चीजें बंद करनी है और फिर टिंडा, तुरई, लौकी, शलजम ऐसी चीजें खाएंगे। और सर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, वॉक की बात जो कर रहे थे आप, कितनी वॉक करनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है जब खास तौर पे जब उम्र ज़्यादा हो जाती है वैसे भी आपको थकावट होती है और डायबिटीज़ की वजह से आपको मजीद थकावट होती है, आपसे उठा भी नहीं जा रहा होता, तो कितनी वॉक और कौन सा टाइम बेहतर है ऐसे लोगों के लिए? खाना खाने से 2 घंटे पहले। और दूसरा ये है कि 1 मिनट में 62 कदम हो। अगर आपको शुगर है तो फिर आप देख के चलिएगा कि आपको चोट ना लगे, आप गिर ना जाए। बाकी अपनी वॉक इसलिए कहते हैं कि आपकी एक्सरसाइज जारी रहे, आपकी खून की रवानी बरकरार रहे, आप एक्टिव रहें। वॉक करने से आपका विटामिन डी भी पूरा होता है और दूसरा ये कि स्ट्रेस लेवल भी नीचे आता है और रात की नींद भी अच्छी हो जाती है। आप किसी भी टाइम पे वॉक कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे वॉक कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से 2 घंटे पहले। और खाना खाएं, खाना खाने के 2 घंटे बाद बेड पे जाएं आप, और ही ना जाया करें, उससे भी आपको जो है वो हाइपोटेंशन होने के चांसेस। स्ट्रेस लेवल कम करने की बात तो हर कोई करता है, लेकिन कोई तरीका नहीं बताता है। जब आपको कोई स्ट्रेस होता है वो तो आता ही है ना किसी न किसी वजह से, तो उसको कम करने का कोई तरीका है? कामरान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ये है कि अपने जहन में डालनी होती है कि आपने अपने आप को खुश रखना, किसी एक्टिविटीज़ में रहना है। और बाज़ औक़ात आपने देखा जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो टेंशन होनी शुरू होती है, तो उसमें गर्दन के यहाँ पे खिंचाव शुरू होता है, घबराहट, बेचैनी होती है, कोई बात जहन में आती है उसके 10 मायने निकालते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं, दिमाग फजूल खास तौर पे क्योंकि जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो वैसे भी आपका दिमाग जो है वो बहुत सी बातों को याद कर रहा होता है, क्योंकि आपके पास करने को बहुत कम चीज़ें होती हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती नहीं है। नहीं कामरान साहब, आजकल तो हर इंसान को टेंशन हो रही है, तो टेंशन को दूर करने के लिए एक बीज आते होते हैं मगज बिनोला। अच्छा। ये कपास के बीजों का मगज होता है, इसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखना पूरा दिन आपको स्ट्रेस नहीं होगी, आपके मुस्कुराहट रहेगी। चलें, तलबीना के बारे में बात करना चाह रही थी लेकिन वक्त खत्म हो चुका है, हमें जाना है ब्रेक पे। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। दुनिया बोल है में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल का आगाज अगर हम गुनगुनाते हुए करें तो क्या ही बात होगी। अरे क्या बात है कामरान, तो आज आप बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं मुझे, है ना? सुबह एस्ट्रोलॉजी आपका सितारा भी बहुत अच्छा चलने वाला है 2023 में। वैसे हर तरह से चीजें जो है बहुत अच्छी जा रही हैं और उम्मीद यही है कि नए साल का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और उम्मीद यही है कि नए साल का जो आगाज है ना वो भी अच्छा होगा। और मैं तभी बात कर रहा था कि नए साल का आगाज गुनगुनाते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए होना चाहिए। और बल्कि पाकिस्तान में नहीं, 2 हमारे जो कवाल ब्रदर्स इस वक्त मौजूद हैं जो हमारे गेस्ट हैं इस वक्त स्टूडियो में। कोक स्टूडियो पे उनका बहुत ज्यादा गाना, उनकी जो कवाली है वो भी बहुत फेमस हुई है, तो उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। उनके पहले तो हम सुनते थे साबरी ब्रदर्स का नाम बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन अब ये 2 नए आए हैं जिन्होंने कवाली को एक नई तरीके से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उसे मजीद काम कर रहे हैं। एक का नाम है ज़ोहेब और ज़ैन, ये दोनों भाई हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में लाहौर के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी। ज़ैन और ज़ोहेब, सबसे पहले तो वेलकम कहेंगे आपको अपने शो में, और बताइए कि आप किस तरह से कवाली को एक नई, एक डिफरेंट वे में कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जी, कवाली तो एक बहुत हमारा कदीमी एक विरसा है, क्योंकि हमारे एशिया में जो दीन फैला है वो कवाली के ज़रिए ही सूफिया ने फैलाया है। और जैसा कि आपके दादा भी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के साथ जो है वो कवाली में शामिल होते थे। नुसरत फ़तेह अली खान के साथ? जी बिल्कुल ऐसी है। हमारे दादाजी ने हाँ साहब के साथ तकरीबन सारी ज़िंदगी हाँ साहब के साथ ही उन्होंने स्पेंड की एज आ उनके कंपेनियन। सेकंड हारमोनियम पे एज आ वोकलिस्ट वो बैठते थे। ओके, अच्छा ज़ैन, आपसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जर्नी जब आपकी स्टार्ट हुई तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? गो के आपके दादा की आपके सामने एक मिसाल सामने थी, लेकिन घर वालों की तरफ से कहीं रोक टोक तो पैदा नहीं हुई? जी थी, हल्की सी, थोड़ी सी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम पढ़ाई पे जोर दें ज़्यादा, क्योंकि इस काम में ज़रा ज़्यादा ही बंदा घुस जाता है, तो इस वजह से ज़रा थी। अम्मी ज़रा सख्ती करती थी, तो हम इन दिनों में ही उठा के उन्होंने स्कूल भेजना, और हमारा ज़रा दिल नहीं करता था जाने का लेकिन वो गए और उसका बड़ा बेनिफिट हुआ हमें, क्योंकि उसके बाद कॉलेज
गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी एजुकेशन भी मिल गई। साथ साथ हम अपनी तालीम का जो मौसीकी की थी वो दादाजी से हासिल करते रहे। तो दोनों चीज़ों ने मिलकर बड़ा अच्छा है। तो बचपन से ही आपको शौक था कव्वाली की तरफ आने, क्योंकि आजकल तो हम जब देखते हैं नई जनरेशन को ज़्यादातर हिप हॉप और फास्ट ट्रैक म्यूजिक चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो कव्वाली की तरफ आना इस तरह से आपकी एक जनरेशन में एक यंग लोगों को, एक नए कहते हैं ना जवान खून को, तो कैसे बचपन से देख देख के उस तरफ आई या फिर खुद से शौक ही था इस तरफ आने का? उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस है। सबसे जो हमारे बचपन में ना हमारे घर में कव्वाली का एनवायरनमेंट एक था। उसकी वजह ये थी कि हम कव्वाल म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। तो लेकिन मज़े वाली बात ये थी कि अम्मी और अब्बू जो थे ना वो ग्रेजुएट थे और फुल सख्ती वाला ना उनका वो माहौल था घर में तो हमें डांट भी पड़नी। बचपन ऐसे गुजरा है कि एक तरफ स्टडी थी, दूसरी तरफ म्यूज़िक था, क्योंकि म्यूज़िक में ये बड़ा ज़रूरी है कि म्यूज़िकल फैमिली जो होती है कि बच्चे को उसकी बड़ी अर्ली एज में ना म्यूज़िक शुरू करवाना पड़ता है, बिल्कुल, ताकि वो आगे जाके उसको कंटिन्यू कर सके। तो ये हम थोड़ा सा दो कश्तियों पे सवार थे नहीं वो अब जब अब यहाँ पे सवाल ही उठता है कि जब आपने कहा कि आपने बैचलर्स भी किया, ग्रेजुएट भी हैं आप, तो जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो उस वक्त बहुत से लोग होते हैं, अगर आप में कोई टैलेंट मौजूद हो तो वो खुद से ही आपको मोटिवेट करते हैं। तो आप उस वक्त भी जब कॉलेज में थे, जब स्कूल में थे, जब यूनिवर्सिटी में थे, तो उस वक्त भी गाया करते थे और आपके जो साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो आप पे पूरा भरोसा करते थे कि भाई देयर विल बी अ टाइम जब आप कुछ ना कुछ होंगे। हाँ जी वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस म्यूज़िक बेस पे स्कॉलरशिप्स मिली थी कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी। और तब भी दोस्त जो थे अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सब साथ है दोस्त हमारे। लेकिन वो तब कहते थे कि यार इंशाल्लाह करेंगे, जैसे वो तब कहते थे यार कोक स्टूडियो करेंगे तो यार तब लगता था कि यार क्या रे की कैंडे वो मुहावरतन बात होती थी ना, वो अल्लाह पाक ने मौला ने मेहरबानी की। चले मैं आप चाहूंगा हारमोनियम पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठगियां आप जब बात कर रहे हैं आपको कि आप कुछ अभी इस पर कोई हमें लाइव कुछ कलाम ठगियां ही सुनाएं भैया आप हमें। अच्छा ठगियां ही, हाँ चलें जी ठगियां सुनाएं। हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी ठीक है, वही थोड़ा सा सुना देते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੱਕੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ। ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ मारिया। क्या अरे आपने तो जल्दी खत्म कर दिया, क्या बात है। हम वेरी नाइस वेरी नाइस, चाह रहे थे, इतना मजा आ रहा बिल्कुल बल्कि साथ साथ मैं चाहूंगा कि हैदरियम भी आप हमें सुना दें। बहुत शुक्रिया। सुबह का वक्त है तो हैदरियम भी सुना दें अता हो। जरूर जरूर जरूर, ये हमारा पहला कलाम था। ये असल में हैदरियम हमारी पहचान है जी, और हैदरियम की वजह से है सब कुछ है। साडा पीर कलंदर लाल सखी, सखी सखी साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे दर ते है ना कोई कमी, साडा पीर कलंदर लाल सखी, जिदे दर ते है ना कोई कमी, सानू रहंदा ना है कोई हैदरियम 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 हैदरियम। आ लजपालां दा लजपाली अली सब देंदा ए गम डाली अली, सब देंदा ए
गम ठाली अली सानू आसरा हसन हुसैन दाए सानू आसरा हसन हुसैन दाए साडे सिर ते गाजी दाए अलम हैदरियम 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 क्या वेरी नाइस वेरी नाइस। जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत पूछेंगे जब फरिश्ते लाया है किसकी निस्बत तो कह दूंगा मैं साहब उनसे कि सुन लो ये हैदरियम 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं यहाँ पे इनसे सवाल करना चाहूँगी जैन से और ज़ोहेब से कि आप लोग अक्सर हम जब कवाली पढ़ते हैं तो बहुत हाई नोट पे आप लोगों की आवाज़ पे आप लोग उठाते हैं ना, जो पिच आप लोगों की ऑडियो की होती है, तो इसमें कहते हैं कि आपको रियाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वो रियाज भी आपका काफ़ी मुश्किल होता है जो आपको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, तो आप लोग करते हैं इस तरह के रियाज वगैरह? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, रियाजत के बगैर तो ये नहीं हो सकता। और रियाजत अभी तो इन दिनों में तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे रियाजत हो रही होती है। अच्छा, तो कितनी डिफिकल्ट होती है? इससे पहले जब आप करते थे रियाजत, जब आप प्रॉपर प्रोफेशनली आपने कवाली गाना शुरू नहीं की थी, तो किस तरह करते थे, कितना टाइम देते थे आप? क्योंकि आपने बताया कि आप पढ़ते भी रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी जी। तब यही होता था कि हम जब कॉलेज से वापस आते थे तो रात को सारी रात हमारे दोस्त थे काफ़ी, तो हम मिल बैठ के ना हम एक दूसरे से चीज़ें सीखते थे। अच्छा। क्योंकि हमें थोड़ी सी क्लासिकल की दादाजी से तालीम मिली है, और जो हमारे दूसरे दोस्त थे वो कोई गिटार बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, तो हम उनसे वो चीज़ें सीखते थे कि यार इन चीज़ों में क्या है। तो वो दोनों कॉम्बो एक मिल के ना हमें बड़ा मज़ा आया उन चीज़ों में। वो फिर सारी रात चलती थी प्रैक्टिस। पैशन होता ना उस एज में कि कुछ करना है, और म्यूजिक तो चीज़ ही ऐसी है कि जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, स्पेशली बच्चे को। तो हम हमारे अंदर वो बहुत अभी भी है वो चीज़, लेकिन वो तब तो ऐसा था कि ना दिन का पता ना रात का, बस म्यूजिक 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 बस वही चल रहा है। अच्छा ज़ैन एंड ज़ोहेब, इससे पहले कि मैं आपसे कोई और सवाल करूं, हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो फरमाइश कर रहे हैं यारा ठगले खूनी अखियां नू, तो अगर वो अता हो जाए। अरे यार बहुत प्यारी फरमाइश है। अरे बहुत प्यारी है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ओरिजिनल है, और मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी सुनाने जी। यारा डक ले खूनी अखियां नू, यारा डक ले खूनी अखियां नू, सानू तक तक मार मुकाया ए, सानू तक तक मार मुकाया ए, यारा डक ले खूनी अखियां नू, यारा डक ले खूनी अखियां नू, सानू तक तक मार मुकाया ए, सानू तक तक मार मुकाया ए, दिल जान जिगर जख्मी कीते, दिल जान जिगर जख्मी कीते, नजरां दा तीर चलाया ए, नजरां दा तीर चलाया। क्या बात है ज़ैन एंड ज़ोहेब, क्या बात है, क्या भाई हम तो गुम हो गए थे, खो गए थे बीच में। अच्छा ज़ैन, आपसे एक और चीज़ पूछना, एक सवाल करना चाहूँगी कमेंट से कि आपने बताया कि इनके दादा जो हैं वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ वोकलिस्ट थे, तो राहत फ़तेह अली खान से एक दफ़ा एक इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर वो आज हयात होते हैं खान साहब, तो मुझे अभी भी पीछे बिठा के मुझसे कहते कि अभी तुम्हें मजीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपके दादा भी बैठे थे, तो जब आप उनसे सीखते थे तो उन्होंने आपको कभी इस तरह से कहा कि नहीं अभी तुम बहुत दूर हो गाने से, अभी मजीद बैठ के सीखो, या कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी आपको सीखने में, कितनी सख्ती से वो आपको सिखाते थे? असल में हमें जो पीरियड मिला ना दादाजी के साथ वो काफ़ी कम था, क्योंकि जब उन्होंने हमें सिखाना शुरू किया उसके आई थिंक 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन वो जितना भी 2 साल में हमने सीखा ना उनसे, तो वो बड़ा ज़रा एक सख्ती वाला पीरियड था, क्योंकि वो कहते थे कि यार तुम लोग रियाज करो, मैं ज़रा लाडला था, और
और मैं बात नहीं सुनता था उनकी, और मैं कभी यहाँ भाग जाता था, कभी वहाँ भाग जाता था, चला जाता था। जी जी तो वो, लेकिन वो समझाते थे। अब वो बातें समझ आती हैं कि वो क्या कहते थे कि ये चीज़ें कैसी हैं, और अभी हम ना वो रिग्रेट करते हैं थोड़ा सा कि काश हम वो पूरा टाइम उनके पास होते। लेकिन उस टाइम पीरियड में जो उन्होंने सिखाया और जो हमें पास बिठा के जो कुछ बताया ना उन्होंने, वो इतना हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल है वो कि अभी भी किसी भी ऐसी जगह पे काम आता है, बल्कि हर स्टेज पे वो काम आ रहा होता है। क्योंकि हमारे बैक टू बैक शोज कव्वाली तकरीबन डेली 3-4 घंटे का शो नॉर्मल बात है हमारे लिए, और करना पड़ता है हमें, तो वो चीजें फिर वहाँ पे काम आती है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ज़ैन एंड ज़ुहैब, आप दोनों से ये सवाल करना चाहूँगा, अब चूंकि नया दौर है और नए दौर के नए तकाजे भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है म्यूजिक के अंदर, तो इसको आप कैसे देखते हैं? टेक्नो की बात की जाए या फिर कंप्यूटर के थ्रू जिस तरह ट्यूनर्स लगाए जाते हैं, तो इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो कव्वाली में इतना ज़्यादा मार्जिन है, इसमें ग्राउंड है पूरी, कि इसमें कोई भी जॉनरा होना वो समा जाता है इसमें। और इसकी फॉर्म जो है, जो हमने हमारी जितनी भी छोटा सा एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ना देखा जाए तो इसमें इसकी असल फॉर्म जो है ना वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी, और कोई भी जॉनरा है वो इसमें मिलके एक नया ही जॉनरा निकलेगा। तो हम हमारी वो, चूँकि जैसे भाई ने बताया कि हमारे पास ये हारमोनियम तबला था, और बाकी जो हमारे दोस्त थे किसी के पास गिटार, किसी के पास ड्रम्स, तो सारे वो मिल के ना जब म्यूजिक स्टार्ट करते थे हम या जैम करते थे, तो एक नया ही वो कॉम्बो टाइप, एक नया ही वो साउंड क्रिएट होता था। तो करते करते ना एक्सपीरियंस ये हुआ कि यार हम कव्वाली में रहते हुए बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम अभी अब जो हमारा अपना स्टूडियो है वहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला तो हमें नया म्यूजिक सुनने को देखने को मिलेगा। अच्छा ज़ैन एंड ज़ुहैब, मैं चाहूंगा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप ट्रेडिशन को जी ज़ैन एंड ज़ुहैब, मैं चाहूंगा कि एक गाना और हम सुन लें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, और उसके साथ ही फिर हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और आपसे इजाजत भी चाहेंगे। अगर आप हमें अखियां उड़ीक दिया सुना दें। जी आप सुबह सुबह बहुत मुश्किल फरमाइशों की लिस्ट लेके बैठे हैं कामरान। ये रात वाली फरमाइशें आप सुबह सुबह क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम चाह रहे हैं कि हम नए, असल में मॉर्निंग शो मॉर्निंग का है ना, नहीं मिलेगा मॉर्निंग का, बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत प्यारी है, हमारी खुद फेवरेट है। जी जी चले मैं सुनाता हूँ जी। अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आ जाओ तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आ जाओ तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना, तेनू अखियां। क्या बात है, थैंक यू सो मच ज़ैन एंड ज़ुहैब। थक गईया मैं कलियां रह अक गईया मैं, एक एक पल दिल गिन के गुजार। चले, थैंक यू सो मच ज़ैन एंड ज़ुहैब। बहुत दिल तो नहीं चाह रहा आपको रोकने का, लेकिन वक्त की कमी है, हमें आगे भी बढ़ना है, शो को आगे लेके जाना है। लेकिन क्या बात है आप दोनों की, सुबह सुबह समा बांध दिया आप दोनों, हम दोनों बिल्कुल गुम हो गए थे, दिल नहीं चाह रहा आगे बढ़ने का, लेकिन क्या करें, आगे बढ़ना होता है, शो मस्ट गो ऑन। और अब आगे बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। जी बिल्कुल, और क्रिकेट लवर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पीसीबी ने, शायकीन ने क्रिकेट के लिए कराची नेशनल स्टेडियम में एंट्री जो है वो फ्री कर दी है। अरे वाह, बिल्कुल फ्री एंट्री, यानी कि अब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड उठाइए, और अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ है, जिनका जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो जाना चाहते हैं, तो अपना बेफॉर्म साथ लेके जाएं और आपको कराची नेशनल स्टेडियम में फ्री एंट्री मिल जाएगी और आप क्रिकेट के मजे वहां पे। जी बिल्कुल, और अब हमने देखा है कि जो पहला मैच था वो ड्रॉ हो चुका है, और ड्रॉ होने के बाद अब शाहीन आज दूसरे और आखिरी टेस्ट में कीवीज के मद्दे मुकाबिल हैं, और आज मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीत
उठकर बैटिंग का फैसला किया है। और पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो 2 तब्दीलियां की है। न्यूजीलैंड ने फैसला किया है बैटिंग करने का। ओके। हाँ, और मैच आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। हम मजीद बात करेंगे। इकबाल जमील हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हमेशा बहुत ही बेहतरीन बात करते हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब एंड वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। इकबाल जमील साहब, ये बताइए, न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फैसला किया है, कैसे देखते हैं आप अब इस सीरीज को? अब क्या दोबारा से मैच ड्रॉ होगा या पाकिस्तान की कुछ जीतने के चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो कोई ये क्या आप कह नहीं सकते कि जीतेंगे या हम हारेंगे। अभी तो पहला घंटा है टेस्ट मैच का और न्यूजीलैंड बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट की तरह ये पहला घंटा खेल रहा है। बहुत ही आराम से वो खेल रहे हैं, एक बॉल को एप्लीकेशन से खेल रहे हैं, कोई आउटरेजस स्ट्रोक नहीं खेल रहे, जो सही मानों में टेस्ट क्रिकेट की रूह होती है। और सबसे बड़ी बात है कि टॉस जीती, उन्होंने बैटिंग की। बैटिंग बाबर आजम ने भी यही कहा कि मैं भी अगर टॉस जीता तो मैं भी बैटिंग करता। तो इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आगे आपने शुरू में ये कहा, ये फरमाया आपने शुरू में कि जनाब जो एंट्री है वो फ्री है। काश अगर ये पहले टेस्ट में ही अनाउंस कर देते। देखिए, एंट्री फ्री अनाउंस होने के बावजूद भी लोग नहीं गए वहां गए। इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें आप एंट्री, अगर आप टिकट खरीदें उसके बाद आप जाके उस टिकट का प्रिंट आउट निकालें, फिर अपने हाथ पे मोहर लगवाएं, टिकट पे मोहर लगवाएं, इतनी हैसल में कौन जाएगा? जब अगर क्रिकेट को आपको प्रमोट करना है, ये बात आपने पहले बता देते। देखिए, कराची में ज्यादा क्रिकेट होती रही है, एक बड़े लंबे फैंस थे। न्यूजीलैंड की एक अच्छी टीम है, एक अरसे के बाद आई थी, लेकिन उसके लिए सही मार्केटिंग नहीं की गई और उसका नतीजा ये है कि आज स्टेडियम बिल्कुल खाली है। जहां तक ऑन द फील्ड की बात है कि आज वसीम जूनियर को ड्रॉप करके नसीम शाह को लेके आए हैं और फिर जो चीज है वो हसन अली है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हसन अली को पहले लेके आना चाहिए था, पहले टेस्ट में भी जगह मिलना चाहिए था, बल्कि एक आध टेस्ट उनको इंग्लैंड के खिलाफ भी खिलाना चाहिए था। ठीक है, वेवर्ड हो जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात हसन अली की है कि वो एक फाइटर है, आखिरी वक्त तक गिव अप नहीं करते और उनकी गेंद में स्पीड जरूर है। हाँ, सीध रहती है, मूवमेंट हो या ना हो, सीम हो या ना हो, बाउंस मिले या नहीं मिले, लेकिन तेज बॉलर है वो पाकिस्तान। अच्छा सर, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा इकबाल साहब, अब जो तब्दीलियां हुई हैं पाकिस्तानी टीम ने, अब इन तब्दीलियों से क्या नतीजे में भी आप कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट करते हैं? जो सेकंड टेस्ट मैच है, आखिरी टेस्ट मैच है, कम से कम ड्रॉ नहीं होगा? देख लीजिए, एक बात सबसे बड़ी बात ये कि ड्रॉ के लिए, अगर ड्रॉ से आपको बचना है तो फिर आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी, जिस तरह इंग्लैंड ने खेला था। इंग्लैंड ने ड्रॉ मैचेस को उन्होंने पाकिस्तान को हरा कर और तेज खेल करके उन्होंने मैचेस जीते। पाकिस्तान को भी ये चाहिए। अभी तक पाकिस्तान में वो पोटेंशियल आया नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। और दूसरी बात ये कहना पड़ता है कि अगर आप में एक विल है, बाबर आजम ने लास्ट टेस्ट के 1.5 घंटे पहले डिक्लेरेशन की, उनको 137 रन बनाने दिया। एक इंतहाई मुश्किल टारगेट था, 17 ओवर में 137 रन बनाना और 1 घंटे में, तो एक मुश्किल टारगेट था। नतीजा ये हुआ कि बैड लाइट हो गई और मैच ड्रॉ हो गया। 4.5 दिन बल्कि 4.5 दिन तक वो टेस्ट मैच एक डल टेस्ट मैच था, इंतहाई बोरिंग टेस्ट मैच था। सिर्फ आखिरी घंटे के अंदर जाके थोड़ा बहुत कोई इसमें एक्साइटमेंट पैदा हुई थी, वो भी बाबर आजम ने जो सही। एक बार जमील साहब हमारे साथ रहेगा, आगे चल के मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। आपसे पिच के बारे में, सरफराज साहब के बारे में बात करेंगे, रिजवान के बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पे भी ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, आप हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच इस वक्त जारी है। अब से थोड़ी देर पहले तक न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 38 रन बना लिए हैं और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, इससे पहले कि मैं पिच के हवाले से बात करूं, मैं रिजवान और सरफराज के हवाले से बात करना चाहूंगा। क्या वजह है कि जब सरफराज को खिलाते हैं तो रिजवान को नहीं खिलाते हैं, जब रिजवान को खिलाना है तो सरफराज को नहीं खिलाना है? व्हाई इज दैट के दो अच्छे खिलाड़ी, इवन अगर विकेट कीपर भी हैं, तो वो टीम का हिस्सा नहीं बन सकते? में 3-3 विकेट कीपर खेलते थे आज से 1 साल पहले। मतलब ये तो अजीब सी बात है। इंडिया में भी हो रहा है ये, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। जब भी तो हमारे यहाँ ये हुआ कि आपने एक अरसे तक सरफराज को आपने रोक के रखा, उसने पहली इनिंग्स में 86 कर दिए। 4 साल के बाद वापसी, 4 साल की वापसी, 4 साल कोई कम दिन नहीं होते जनाब। 4 साल के बाद पहली इनिंग में उसने 86 कर दिया, दूसरी इनिंग में उसने
50 कर दिए। वाई? मतलब ये सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए, यही तो प्रॉब्लम रही है आपकी। अब यही प्रॉब्लम, अब ये आपने अभी जो आपने बताया कि 38 रन बने हैं, 1 घंटा अभी हुआ नहीं है, डल विकेट है, ना विकेट में टर्न हो रहा है, ना बॉल ऊपर आ रहा है, ना बाउंस है, ना स्विंग है। अब मतलब इस विकेट पे कौन आके मैच देखेगा? आप मुझे ये बता दीजिए। लोग एंटरटेनमेंट क्रिकेट चाहते हैं। सर ये बोर्ड तवज्जो नहीं दे रहा। इससे पहले भी हमने देखा, पहले टेस्ट मैच में भी ऐसी विकेट बनाई गई थी, अब दूसरा टेस्ट मैच जारी है उसमें भी हम ऐसे ही देख रहे हैं कि डेड विकेट बनाई गई है। कोई फास्ट मैच होगा नहीं तो लोग देखने कैसे आएंगे? चाहे आप फ्री कर दें, बल्कि अगर आप पैसे देके भी बुलाएंगे तो तब भी शायद कोई ना आए। देखें जनाब, कोई फ्री भी देखने को तैयार नहीं है। जो आखिरी दिन था मैच पहले टेस्ट का, आखिरी 2 दिन फ्री था, एक आदमी बंदा नहीं था। ऐसा लग रहा था कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए हू का आलम था, हू का आलम। बिल्कुल मेरे ख्याल में स्टेडियम के अंदर सिर्फ 400-500 लोग वो थे जिनकी ड्यूटियां थी। बिल्कुल ऐसा जो बेचारे नौकरी कर रहे थे तो इसलिए वहां बैठे हुए थे, वरना कोई नहीं। आज भी आलम में आप ये देख लीजिए ना, ऐसा ही है। कितना जबरदस्त क्या हालत है। मतलब न्यूजीलैंड की टीम है 20 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है। बिल्कुल, इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान की नेशनल टीम इस वक्त मौजूद है, लेकिन स्टेडियम के अंदर इवन फ्री भी टिकट कर दिया गया, तब भी कोई देखने नहीं आया। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, आपने वक्त दिया। आप उम्मीद करते हैं अब पहला मैच तो ड्रॉ हो चुका है, दूसरा मैच जो है वो पाकिस्तान जरूर देखे। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, मौसम कैसा है और कैसा रहेगा? वर्दा, ओवर टू यू। जी थैंक यू सो मच कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे, लेकिन ये बताते चलें कि जब भी मैं हमेशा कहती हूँ कि सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने वाली होती हैं, सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होता है, बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं और बेचारे आज भी बच्चे सुबह सुबह उठ के स्कूल गए हैं, जो उनके लिए बहुत मुश्किल था। खैर सबके लिए मुश्किल है क्योंकि सर्दी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है तो कहीं धुंध के डेरे हैं। कराची में 2-3 दिन से सर्दी की शिद्दत में कमी के बाद कल रात से दोबारा ठंडी हवाएँ चल रही हैं। अगर हम बात करें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तो वहाँ का पारा जो है वो मनफी रिकॉर्ड किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में सर्द मौसम की वजह से नदी, नाले और झील मुंजमद हो गई हैं और अहम शहरों के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 रहने का इम्कान है। इसी तरह लाहौर में 3, इस्लामाबाद में 4, कोयटा में शदीद ठंड के साथ -4, पेशावर में 2 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये थे दर्जा हरारत। अब चलते हैं दोबारा कामरान की जानिब। कामरान क्या लेके आए हैं अगला हमारे लिए? कुछ अब महंगाई की बात कर लेते हैं, आम आवाम की बात कर लेते हैं। एक तरफ महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है और दूसरी जानिब हुकूमत ने आम आदमी को जो सहूलियात मैसर हैं वो वापस लेना शुरू कर दी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया है। नए साल आते ही हुकूमत का हमारे लिए एक नया तोहफा, मजीद महंगाई में इजाफा कर दिया। यूटिलिटीज़ पे सब्सिडी उन्होंने ख़त्म कर दी है। इसी मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मलिक सईद ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हमें क्या अपडेट कर रहे हैं? जी मलिक साहब बताइएगा कि क्या किया इन लोगों ने कि यूटिलिटी स्टोर पे सब्सिडी ख़त्म कर दी, आम आवाम कहाँ जाए? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो पिसी हुई आवाम पर दिन ब दिन कोई ना कोई पहाड़ तोड़ दिया जाता है। अभी जो हुकूमत की जानिब से एक और पहाड़ आवाम पे तोड़ा गया। महंगाई से सताई आवाम के लिए एक रास्ता था कि वो यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज रेट पर अशिया ख़रीद सकते थे, लेकिन वो अब ख़त्म कर दिया गया। अब यूटिलिटी स्टोर पे आम आदमी को कोई रिलीफ ऐसा नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी है वो 19 रुपये, आटा जो है वो 248 रुपये, घी 75 रुपये महंगा कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है वो उसकी तादाद भी कम कर दी गई। अब एक ख़ानदान है उसके लिए 20 किलो आटे में 1 महीना निकालना इंतहाई मुश्किल है, जबकि 3 किलो घी और 3 किलो जो है वो चीनी, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बंदा 1 महीना पूरा कर सके। हुकूमत की जानिब से जो नई रेट लिस्ट जारी की गई है यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटा 648 रुपये महंगा आटा कर दिया है। चीज़ें की कीमतों में भी कमी कर दी है, उसके अंदर की क्वांटिटी कम कर दी है, ज़्यादा नहीं ले सकते। मजीद जानेंगे, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कौकब इकबाल साहब, चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले हमें सवाल करना चाहूँगी कौकब साहब की, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी है नए साल के ऐलान के साथ, एक बम आवाम के ऊपर दोबारा से गिरा दिया। दूसरी बात, तफरीक कर दी गई है कि जिनके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड है सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकते हैं, बाकी लोग नहीं ले सकते। हर किसी के पास तो कार्ड नहीं है। ये तफरीक क्यों की जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उस पर जितनी भी सब्सिडी दी जाती रहेगी अरबों के हिसाब से, खुसूसी तौर पर रमज़ान शरीफ में क्या
पहले तो सवाल यह है कि क्या वो सब्सिडी जो दी जाती रही वो उससे हमारे सार्फिन मुस्तफिद होते रहे, आम आदमी तक पहुंचती भी या नहीं पहुंचती, या फिर स्टॉक होके, या ये कि उनका ही अमला वो जो है साजबाज करके मार्केट में बेचता रहा। ऐसा ही है। मैंने जो तज्जिया किया, बल्कि मैंने खुद छापे मारे वहाँ पे जाके, मैंने खुद देखा तो ये महसूस हुआ, बल्कि अखबारात में भी आता है, तो मैं खुद अपनी बात नहीं कर रहा कि यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बिल्कुल जो वहाँ पे सब्सिडी मिल रही थी वो आवाम तक पहुँचती नहीं थी। और अभी जो उन्हें सब्सिडी बंद कर दी है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो छोड़े मौजूद अगर 5% लोगों को मिल रही थी वो भी गए, तो वो भी गए उससे। तो अब जो है इसका जवाब क्या पैदा होता है यूटिलिटी स्टोर्स को पूरे पाकिस्तान में उसके अमले को रखने का, ये बंद कर दिया जाए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कुछ गुज़िश्ता 5-10 साल से कि इसको जो है, जो आप गरीब को देना चाहते हैं ना, तो ये जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया या कार्ड दे दिया, इस तरह आप पुराने उसमें चले जाएं जब आप कुछ तो इल्म नहीं होगा, जब आप लोग तो छोटे होंगे या नहीं, जो राशन कार्ड का सिस्टम था। राशन कार्ड के सिस्टम में एक फैमिली के ऊपर मालूम होता था कि वो राशन कार्ड सिस्टम नाफिज कर दिया जाए। मैं कहता हूँ यूटिलिटी स्टोर्स को जितने ये इदारा बंद कर देने, बेकार इदारा है, और इसके थ्रू ये रखा क्यों है, इसके थ्रू जो नेमल बदल वैसे क्या हो सकता है? अब यूटिलिटी स्टोर्स भी नहीं होंगे, जो थोड़े 5-10% जो लोग मुस्तफीद हो भी रहे हैं, अगर वो भी नहीं होंगे तो फिर तो वैसे ही जो है ये दुकानें जब बंद होंगी ना, ये गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है, ये एक बैकडोर से खाने वाली सारी चीज हैं। एक आवाम का पैसा है, ये जो हमारे आवाम का पैसा है जो यूटिलिटी स्टोर्स पे जो सब्सिडी दी जाती है, इसको बंद कर दिया जाए, हुकूमत का खर्चा बचेगा, वैसे ही खजाने पे बहुत बड़ा बोझ चल रहा है। अच्छा। और आपके इसके सब्स्टिट्यूट क्या है कि आप एक राशन कार्ड सिस्टम दोबारा नाफिज कर दें। राशन कार्ड सिस्टम पे जो है वो लोगों को पता चलेगा, और उसकी फैमिली पे अगर 5 लोग हैं फैमिली के, तो 5 लोगों के हिसाब से उसको वो दिया जाए। अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों के हिसाब से सब्सिडाइज हो। अब होता क्या है कि आपको जब वो दिया जाता है, राशन कार्ड पे सब्सिडी दी जाए, तो राशन कार्ड के उसमें ही मालूम होगा कि 5 आदमी लेके जा रहे हैं, यहाँ तो वो 100 आदमी का सामान लेके जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। अब सर एक और चीज भी आपसे पूछना चाहूंगा, हमने ये भी देखा है कि इवन आटे की अगर बात कर ली जाए, गो के अब बुरहान अब मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन जो आटा है वो भी साफ नहीं होता। अब जो आपने सब्सिडाइज्ड आटा है वो आपने सूखी रोटियों को पीस के वो दे दिया है, और जो बाकी फुल कीमत पे आटा लेके जा रहे हैं उनके लिए और आटा है। बड़ी बात आपने कही, मैंने तो इनकी दालें चेक की, मैं दाल लेके, तो कहते हैं ना दाल गलती नहीं, तो दाल वाकई यकीनन जो लेके जाते हैं तो इसकी दाल गलती दाल वाकई नहीं गलती, कंकर इतने भरे हुए होते हैं, कंकर कोई मतलब है नहीं ना। आप उसकी घी की क्वालिटी देख लें, तेल की क्वालिटी देख लें, घी में से तो उसके अंदर वो जनाब वो इतना गैर मियारी चीज। अच्छा, इसके मियार को क्यों नहीं परखा गया? पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, उसने क्या वहाँ पे किरदार अदा किया? उसका काम था ना गवर्नमेंट का इदारा के जाके क्वालिटी को चेक करे। लोगों को सस्ती अशिया के ऊपर लगा दिया गया और उनको जो गैर म्यारी अशिया खिलाई गई। पहली बात तो आपको तो सेहत से खेल रहे थे लोग। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या है, यूटिलिटी स्टोर्स ने अपनी वो चीनी जो है पैक करनी शुरू की। हमने वजन जब उसका चेक किया तो आप यकीन करें कि वो किलो का वजन तो कभी पूरा हुआ ही नहीं। अच्छा। उसने कहा नहीं जी वो पैकिंग में रह गया होगा। मैंने कहा अब सर आप चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन के, तो आप इस हवाले से इकदाम क्या कर रहे हैं? हुकूमत के साथ आप कुछ आइडियाज शेयर करें और उनको बताएं कि भाई आम आदमी तक आप ये जो है ना, ये पूरा एक बड़ा माफिया है। अच्छा, और मैं आज से नहीं कह रहा, ये तो यूटिलिटी स्टोर्स के आज आपको खबर मिली, मैं तो मेरे कॉलम पढ़ लें, मेरी न्यूज़ पढ़ लें, मुख्तलिफ चैनल्स पे गुफ्तगू सुन लें जो मैंने की है यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में, कि ये इदारा जो है ये इस पे जो अरबों रुपए की, ये नहीं है कि कोई लाखों रुपए की सब्सिडी दी गई, अरबों रुपए की सब्सिडी, और वो बैकडोर से सब उन्हीं अफसरान को, उन्हीं के महकमे में और उन्हीं के लोग अमला खाता रहा। तो ये जब आवाम के नाम पे सब्सिडी दी जाती है और ये आवाम तक मुंतकिल ना हो, तो क्या जरूरत है इस इदारे को रखने की? लेकिन कौकब साहब, इसका आप सब्सिट्यूट तो अभी ला नहीं रहे मार्केट में। आप कह रहे हैं कि जी राशन कार्ड का सिस्टम स्टार्ट कर दिया जाए, सब्सिडी तो उन्होंने अभी से खत्म कर दी है। राशन कार्ड आता है नहीं आता है नहीं पता कब आएगा। देखिए मैं कहता हूँ अगर गवर्नमेंट काम करने में सिंसियर हो ना, काम करने में, तो आज मैं अगर कह के जा रहा हूँ कि राशन कार्ड सिस्टम गवर्नमेंट लगा ले, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, और जो वजीर हैं उसके भी उनके आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ,
5 दिन लगेंगे राशन कार्ड सिस्टम बनाने में। ये खत्म ही क्यों होता है वैसे? अच्छा, वो जो आपके पास कुछ भी नहीं है, इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। और अब तो राशन कार्ड, वो तो पहले तो हम अपने बचपन में वो लेके जाते थे, तो वो राशन कार्ड नहीं है, अब तो आपके पास ये सारा मोबाइल पर है और स्मार्टफोन है। आपने उसी के ऊपर जो वो है उसमें NIC कार्ड, उसमें फैमिली का भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसे कितनी फैमिली मेंबर्स हैं, क्या है, तो आप जो है उसको वो गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सर, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरह का एक कार्ड बना दें जो कि स्वैप हो, जिस तरह आपका ATM कार्ड स्वैप होता है, वहाँ पे स्वैपिंग मशीन हो। मैंने जब ये यहाँ पे ये जब सब चीज़ें खाई जा रही थी तो मैंने कहा था कि भाई NIC तो लो, NIC। फिर कोई वो उनका वो आया चेयरमैन, उसने कहा कि साहब NIC पे किया जाए ताकि ये पता चले कि ये जो NIC आपको जो रसीद मिलती है वो उस रसीद में कितने आइटम होते हैं वो भी आपको पता है। आम जितने भी स्टोर्स हैं, यहाँ पे शॉपिंग मॉल में आप चले जाएं, ग्रोसरी स्टोर्स में चले जाएं, जो इलेक्ट्रॉनिक रसीद, क्योंकि आपके पास होते 75 आइटम, 75 आइटम आप गिन ही नहीं सकते कि आपको इसने रसीद में क्या लिखा। 2 दफा जो है वो आइटम जब आप घर जाके चेक करते हैं तो जब आप दुकान से निकल गए तो खत्म हो गए। यहाँ पे जो सिस्टम है, मैं समझता हूँ कि इस इदारे को बंद करने से जो है अरबों रुपए का फायदा होगा। कौकब साहब, लेकिन वाकई इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आवाम बहुत बुरी तरीके से गरीबी की चक्की में पिस रही है और खत्म हो रही है। इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त होता है खत्म। कल सुबह मुलाकात होगी आपसे 9 बजे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।